पार्ट 2 विचित्र राजा स्ट्रेंज किंग। अनुज, विनय और राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनने की जिद करने लगे। तो अनुज, विनय और राहुल 3 बच्चे थे जो अपने दादाजी से कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की, किंतु बच्चों का हठ देखकर वे कहानी सुनाने को राजी हो गए। तो दादाजी ने पहले तो बोला कि नहीं मुझे नहीं सुनानी कहानी, लेकिन बाद में जब बच्चे हट करने लगे, जिद करने लगे, तो दादाजी भी कहानी सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा बहुत ही विचित्र था। तो उन्होंने किसकी कहानी सुनाना शुरू की बच्चों? एक राजा की। राजा कैसा था? राजा बहुत ही विचित्र था। विचित्र मतलब क्या होता है बच्चों? अनोखा। विचित्र यानी अनोखा। तो वो राजा बड़ा अनोखा था, बड़ा विचित्र था। वह अपने सभी काम उल्टे किया करता था। वह रात में जागता और दिन में सोता था। वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी। उसके राज्य के हाथी घोड़े भी उल्टे चला करते थे। तो दादाजी ने ये कहानी सुनाना शुरू किया। और ये कहानी किसकी थी? एक विचित्र राजा की थी जो सारे काम उल्टे किया करता था। उल्टा चलने के कारण तो वह रोज रोज टकराता भी होगा, विनय ने पूछा। तो 3 बच्चे कहानियां सुन रहे थे ना, अनुज, विनय और राहुल। तो उनमें से विनय ने क्या पूछा दादाजी से? उसने पूछा कि दादाजी, जब वो राजा उल्टा चला करता था तो टकराता भी रहा होगा वो रोज रोज। दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी। वह रोज टकराता और चोट खाता था। वह गर्मी में लिहाफ फोड़ता, ऊनी कपड़े पहनता और गर्म गर्म पानी से नहाता था। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाता था। तो बच्चों ये बताइए, भला कोई ऐसा करता है क्या? लेकिन वो राजा जो था वो बड़ा विचित्र था। वो हर एक काम उल्टे ही किया करता था। मतलब गर्मी में रजाई ओढ़ना, लिहाफ फोड़ना, गरम गरम पानी से नहाना। गर्मी में कोई गर्म पानी से नहाता है क्या? लेकिन वो नहाया करता था। और सर्दी में पतले कपड़े पहनता था और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाया करता था। तब तो दादाजी, लोग उस पर खूब हंसते होंगे? राहुल ने पूछा। दादाजी बोले, कोई भी उस पर नहीं हंसता था। राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम किया करती थी। वह राजा पूरी तरह आलसी था। उसे आलसी लोग बहुत पसंद थे। उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया कि मैं संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा। विनय बोला, दादाजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि वह राजा आलसी के साथ साथ मूर्ख भी था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया? दादाजी ने पूछा। नहीं, बताइए ना, बच्चों ने ठुनकते हुए आग्रह किया। दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। इसके अलावा उसने 5वें आदमी को विशेष दूत बनाकर भेजा। 1 वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत लौटा। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। यह राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है। उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा और दूसरा पैर जमीन पर है। पूछने पर पता चला कि वह आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से बाहर निकालता ही नहीं और निकाल ही नहीं पाता। वह 6 महीनों से इसी हालात में पड़ा हुआ है। दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, यह तो सचमुच आलसी राजकुमार है। मंत्री जी, आप फौरन उसका नाम और पता लिख लीजिए। तभी दक्षिण दिशा में गया हुआ दूसरा दूत भी लौट आया। और दक्षिण दिशा से आने के बाद उसने क्या बोला? दूत ने राजा को बताया, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। उसने 25 सालों से हजामत नहीं बनवाई है। उसकी दाढ़ी मूंछ दोनों बढ़कर महल से बाहर नगरी में दूर दूर तक फैल गई है। वे इतनी घनी है कि नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है। राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज,
वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता। राजा बोला, इसका मतलब वह पूरा आलसी नहीं है। फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लीजिए। कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से तीसरा दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम कर कर कहा, महाराज, ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा। वह 20 सालों से एक ही जगह बैठा हुआ है, वहां से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता रहता है। एक बार उसके घर में आग लग गई, तब भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। उसकी दाढ़ी, मूछ, कपड़े और शरीर जल गए, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अधजली हालत में उसे दूसरे लोगों ने ही आग से बाहर निकाला। राजा बोला, सचमुच आलसी हो तो ऐसा हो। मुझे लगता है यही वर राजकुमारी के योग्य है, पर अभी चौथे दूत से भी खबर लेनी है, तभी फैसला किया जा सकता है। तभी चौथा दूत भी आ गया और बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब कहीं जाकर राजकुमारी के योग्य सबसे आलसी वर मिला है। वह आपको अवश्य पसंद आएगा। वह एक बाग में लेटा हुआ है। पेड़ से जो फल टपककर उसके मुंह में गिरते हैं वह उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फलों को खाने की तकलीफ नहीं करता। पिछले 25 वर्षों से वह एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसके पेट, छाती और मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परतें जम गई हैं। राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस आलसी का भी नाम पता लिख लिया। यह बात चल ही रही थी कि 5वां विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई ना दे। वह अपने आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत ना बनाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए भी 60 साल हो गए हैं। राजा बोला, क्या कभी वह अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? महाराज, अब आज तक किसी ने भी उसे ऐसा करते नहीं देखा। दूत बोला। इतना सुनते ही महाराज ने फैसला सुनाया, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। विवाह की तैयारी की जाए। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अनुज ने पूछा, दादाजी, क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। बच्चों, मूर्ख लोगों की इसी तरह हंसी उड़ती है और हानि भी होती है। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। आलस तो आदमी का सबसे बड़ा और विकट शत्रु है। इसे त्यागना ही अच्छा है। दादाजी ने बताया। कहानी समाप्त होते होते बच्चे ऊँघने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की? कि जीवन में सफल होने के लिए आलस का त्याग करना अनिवार्य है, अन्यथा जीवन नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की? कि जीवन में सफल होने के लिए आलस का त्याग करना अनिवार्य है। हमें कड़ी मेहनत के साथ अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।